हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर होता यह है कि जब हम दूसरों से बात करते हैं और वो बताते हैं कि वो अपने लिए या अपने बच्चे के फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि क्या हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया है, किसी ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन किया है, तो किसी ने कुछ और म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन किया है। तो लगता है कि क्या हम पीछे तो नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट अपने बच्चों के लिए ओपन करना क्या फायदेमंद है कि नहीं है। अगर अभी तक आपने अपने लिए या अपने बच्चे के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आपको तो जरूर करना चाहिए। आपको क्यों करना चाहिए, उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में स्पेसिफिक रूप से बात करेंगे कि बच्चों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का रूल क्या कहता है और फायदेमंद हो सकता है कि नहीं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 30 दिसंबर 2020 को। तो इस समय इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अभी तक मतलब शुरू के 3 क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट सेम रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे मैं सभी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं दिखाया हूँ, बट मेन जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट है उसको दिखाया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में ब्याज दर 7.6% का है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 7.1% का है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.8% का है। मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 7.1% ये दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को हटा देता हूँ क्योंकि उसमें 7.4% है और वो सीनियर के लिए ही लागू होता है। तो जब आप एफडी करने का सोच रहे हैं, अपना पैसा जमा करने का सोच रहे हैं, तो जरूर आप चाहेंगे कि आप मैक्सिमम ब्याज लें। और मैक्सिमम ब्याज अभी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम ये दो में है। अब बात ये आती है कि आप अपने बच्चों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करें या ना करें। अगर आपकी बेटी है तो मैं पहले बोलूंगा कि आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट पहले ओपन करें, उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा डालें। क्यों? क्योंकि ब्याज दर का डिफरेंस है, करीब 0.5 का ब्याज दर का डिफरेंस है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में। तो यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। पर अगर आपने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम ओपन कर लिया है, उसके बाद में भी क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम अकाउंट ओपन करना फायदेमंद है? यस, अगर आपके पास में पैसा है जिसको आप चाहते हैं कि आप निवेश करें तो बिल्कुल पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी मैं कुछ कारण है जो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि ऐसा नहीं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में जो आप सुनते आए हो कि 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है उसकी, तो 15 साल के पहले कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को 5 साल के बाद में क्लोज कर सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड पे, मेडिकल बैकग्राउंड पे कर सकते हैं और भी दूसरे बैकग्राउंड, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑन production of documents and fee bills in confirmation of admission in a recognized institute of higher education in India or abroad। तो हायर एजुकेशन के लिए आप प्रीमेच्योर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो कई लोगों में ये शंका होती है कि अगर उनके अभी अगर वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट अपने बच्चों के लिए ओपन करते हैं और फिर जब उनका हायर स्टडीज का टाइम आएगा तो क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, क्योंकि इसमें तो लॉक इन 15 साल का है। ऐसा नहीं है। आप हायर एजुकेशन के लिए 5 साल के बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को क्लोज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा, आप अगर ये सोचते हैं कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसा जमा करते हैं, अब उसमें जैसे एक अकाउंट में 1.5 लाख का लिमिट, इसको ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, तो एक अकाउंट में 1.5 लाख का लिमिट है। मतलब अब इसमें जो है लिमिट है 1.5 लाख का। मतलब ये कि इसमें 1.5 लाख से ज्यादा एक साल में जमा नहीं हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन एक कंडीशन ये भी है जो इम्पोर्टेंट ये है, ये बोल रहा है maximum limit of 1,50,000 rupees as specified in sub paragraph 1 by an individual shall be inclusive of the deposits made in his account and in the account open on behalf of the minor। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोचते हो कि आपको डबल टैक्स बेनिफिट होगा कि आप 1.5 लाख अपने अकाउंट में जमा कर देंगे और उसके बाद में 1.5 लाख बच्चों के अकाउंट में डाल देंगे तो उसमें फिर आपको टैक्स बेनिफिट होगा, तो नहीं, टैक्स बेनिफिट उसमें नहीं होगा। पहला चीज। दूसरा चीज ये कि आप तो डाल भी नहीं सकते हैं। आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट और अपने बच्चे के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मिला के।
तो अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल देंगे तो उसमें 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, अपने में 1.5 लाख जमा कर सकते हो, एक साल का 3 लाख जमा कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बावजूद जो है अगर आप अपने बच्चों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करें तो आपको फायदा हो सकता है। कैसे होगा अब इसको देखो। अब नॉर्मली होता यह है कि एक डर बना रहता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, तो अब कैसे करें। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और आप इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप जरूर से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट अपने लिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए ओपन करोगे। अब मानते हैं कि 4 लोगों की फैमिली है, पेरेंट्स और 2 बच्चे हैं। अब ये मानते हैं कि 10 जनवरी 2021 को आपने अपने लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया, ठीक है। अब इसकी मैच्योरिटी होगी 15 साल बाद। बीच में अगर आप नहीं निकालते हैं तो अप्रैल 2036 में मैच्योरिटी होगी। ये भी मैं बता देता हूँ, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप जो है तीसरे साल से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लोन ले सकते हैं, तीसरे साल से लेके 6वें साल तक लोन ले सकते हैं और फिर 7वें साल से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोन ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सेल्फ के लिए 10 जनवरी 2021 को अगर पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो अप्रैल 2036 में ये मैच्योर होगा। अब स्पाउस के लिए भी 10 जनवरी 2026 में 5 साल बाद अगर ओपन करते हैं पीपीएफ अकाउंट तो वो मैच्योर होगा अप्रैल 2041 में। पहले चाइल्ड के लिए 2031 जनवरी में अगर ओपन करते हैं तो वो अप्रैल 2046 में मैच्योर होगा और दूसरे चाइल्ड के लिए 2036 में अगर पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर पीपीएफ अकाउंट उसका मैच्योर होगा 2051 में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैच्योरिटी हो गया कितना, 5-5 साल का डिफरेंस हो गया। तो हर 5 साल में जो है आपको मैच्योरिटी मिलेगी। ये तो अच्छी बात हो गई। बट अब ये बात अब बोलोगे कि 1.5 लाख का तो लिमिट है, तो अगर आप सभी के लिए अकाउंट ओपन हो जा रहेगा तो टोटल तो जो है वो 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। हाँ करेक्ट। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आप क्या करना है, जैसे आपने अपने लिए अकाउंट ओपन किया तो अपने अकाउंट में शुरू में जब तक कोई दूसरा अकाउंट नहीं है तब तक आप चाहो तो मैक्सिमम जमा कर सकते हो, या तो फिर मिनिमम सिर्फ 500 रुपए है, सालाना आपको 500 रुपए जमा करना है। तो आप अपने में क्या कर सकते हो कि 500 रुपए जो है सालाना उसमें जमा करो, 10 साल तक 500 रुपए आप उसमें जमा करते रहो। उसके बाद आखिरी का जो 5 साल है उसमें जो 1.5 लाख का लिमिट है उसमें से बाकी 3 अकाउंट में तो आपको 500 रुपए जमा करना पड़ेगा सालाना। तो करीब 1,500 रुपए हटा दो तो 1.5 लाख के लिमिट में आप 1,48,500 रुपए जो है आप अपने अकाउंट में 11वें साल से जमा करना शुरू कर दो। ऐसा करते करते आप 5 साल तक करो तो आपको जो है मैच्योरिटी जो है 2036 में होगी, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। उसी तरह उसके बाद में फिर वही शुरू के जो 10 साल में जो है आप कम जमा करते हुए जो अकाउंट मैच्योर होने वाली स्थिति में है अगले 5 साल में, उसमें आप मैक्सिमम जमा करना शुरू करो और बाकी जो है उसमें आप 500 रुपए जो है जमा करो। इससे होगा ये जो है मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट का भी फायदा हो जाएगा पहला, और दूसरा जो आपको जो चाहते हो कि आपकी जो मैच्योरिटी है वो हर 5 साल में होते रहे, तो इससे जो है आपको हर 5 साल बाद जो है आपको मैच्योरिटी भी मिलते रहेगी। और इसका मेन फायदा आपको समझना है दोस्तों, इसका मेन फायदा ये है कि इसमें जो आप पैसा जमा करते हो उसमें तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन एनएससी में ऐसा नहीं है। तीसरा जो है इसमें जो आप मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उसमें भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है, तो इसीलिए इसको ट्रिपल ई श्रेणी में रखा गया है, ई एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन। तो आपको जरूर से पीपीएफ को और डिटेल में सोचना चाहिए, और अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि ओपन करो। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 500 रुपए साल का आपको जमा करना है। तो आप अगर 4 लोगों के लिए भी ओपन कर रहे हो तो आपको टोटल 2,000 रुपए ही साल का इस अकाउंट में जमा करना है। तो जब तक आप कन्विंस नहीं होते हो कि पीपीएफ एक अच्छा स्कीम है तब तक उसमें सिर्फ मिनिमम अमाउंट जमा करके अकाउंट को एक्टिव रखो, और जब आपको लगे कि हाँ अब इसमें फायदा लगता है उसके बाद में फिर आप उसमें मैक्सिमम पैसा डालना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप रिटर्न कैलकुलेट करते हो, आप जब रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिटर्न का कंपेयर कर रहे हो, म्यूचुअल फंड से रिटर्न का कंपेयर कर रहे हो, या और दूसरे एफडी से रिटर्न का कंपेयर कर रहे हो, तो आपको सभी चीजों को, सभी क्राइटेरिया को साथ में लेना है। ऐसा नहीं कि आपने जो पैसा जमा किया और आपको कितना ब्याज मिल रहा है बस उतना नहीं, आपको साथ में ये भी ऐड करना है। हाँ, अभी अलग बात है कि सेक्शन 80C में जो है जो 1.5 लाख का लिमिट है उसमें और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस में जो पैसा जमा करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करते हो वो है, होम लोन का प्रिंसिपल है,
चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो खर्च होता है, वो ट्यूशन फी है, वो खर्च होता है, तो ये सभी चीजें एटीसी में आती है। बट उसके अलावा भी अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में संभावना बनती है कि आप देखते हो कि टैक्स बेनिफिट भी, तो आपको टैक्स बेनिफिट को भी ऐड करना है जो आपका टोटल रिटर्न होगा उसमें, और उसके बाद देखना है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वेदर ये 7.1% है कि वो 7.1% से ज्यादा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए जरूर से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करेंगे। और ये सब बोल रहा हूँ, बाकी मेरा मेन इंटरेस्ट तो ये है कि 15 साल का चूंकि इसमें लॉक इन पीरियड है, तो होगा ये कि अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा भी रखते हैं तो आगे चल के आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए और या फिर आपके फ्यूचर के लिए भी जो है काफी एक अच्छा अमाउंट एकत्रित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे कोर्स द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स जो कि मैंने उडेमी में लॉन्च किया है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इस कोर्स से मिल जाएगी। बाकी आप मेरे बुक से भी फायदा उठा सकते हैं, प्रिपेयर योर सेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड। उसके अलावा सरकार की स्कीम्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी के बारे में मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आ जाएगा और आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।